मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात ज़रूर हैं। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ और कैसे हुआ और किस मौके पर हुआ, ये तो इंटीरियर मिनिस्टर से पूछने वाली बात है। डिफेंड कर रहे हैं तो पता होगा ना, और कोर्ट में केस है, चलने दें, कोर्ट में ही चलने दें। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम दो मेजर इवेंट्स इस कराची से रिलेटेड सियासत के हवाले से बात करेंगे। एक जरदारी साहब को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वापसी, उसकी हम अगली सेगमेंट में बात करेंगे। शैला रज़ा साहिबा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर द पार्टी इन कराची हमें ज्वाइन करेंगी, और फैसल वावडा साहब जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, सीनियर एडवाइज़र फॉर द सीनियर मेंबर ऑफ द पीटीआई, हमें ज्वाइन करेंगे फॉर दैट सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम हैदर वहीद साहब, ये पीएसपी ने एक बहुत बड़ा जलसा किया हैदराबाद के अंदर। एक बड़ी शोइंग थी, डिबेटेबल है कितनी बड़ी थी, लेकिन एक बड़ी शोइंग थी, एक्सपेक्टेशन से बड़ी थी। उसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक जो सेंट्रल डिफिनेटिव स्टेटमेंट थी वो ये कि मुहाजिर और एमक्यूएम की जो एक ऐसी कड़ी थी जिसको हटते हुए, एमक्यूएम के ऊपर से इस क्रेडिट को हटते हुए कोई जगह कोई देख नहीं सकता था, वो आज ख़त्म हो गई है और मुहाजिर रिप्रेजेंटेशन के लिए पीएसपी आ गई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें आसिफ हसनैन साहब ने ज्वाइन किया है रिप्रेजेंटिंग द पार्टी। आसिफ साहब, आपकी पार्टी का ये हमने कल भी कवर किया था, एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी राय ली थी इस हवाले से। आप अगर बताएं सर, ये एक बड़ी शोइंग थी, लेकिन आपकी पार्टी पे जो बड़े सवालात हैं इस शोइंग से पहले और बाद में, और ख़ासकर ये जो रेहान भोला के अरेस्ट के बाद है, जो आपकी पार्टी ने इस शोइंग के हवाले से इस रनअप में भी आपने कहा है कि एक आपकी पार्टी के क्रिटिकल मेंबर हैं हमाद सिद्दीकी साहब, उनको आपकी पार्टी आज भी सपोर्ट कर रही है, हालांकि उनको डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है इस अरेस्टेड आदमी ने बैंकॉक से कि मैंने इसके कहने पे बल्दिया टाउन में फैक्ट्री को आग लगाई थी। मेरे ख्याल से आपके जुमले के बाद जो आपने अभी आखिर में कहा कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है, तो इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो ये काम अदालतों का है, और अदालत में जाकर उस आदमी ने अपने इल्ज़ामात का दिफा करना होता है। और फिर हमने माजी में कई ऐसे केसेस में, बल्कि मैं कहूँगा बेशतर ऐसे केसेस में देखा है कि इल्ज़ामात लगते हैं और इल्ज़ामात के बाद बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, GITs भी बनती हैं। लेकिन देखें जी, अभी तो कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन आपके जो सवाल था, जो आपने बात की थी, मैं जी आपके पार्टी के मेंबर भी नहीं है और इस तरह डिफेंड कर रहे हैं सर, व्हाई? नहीं, मैं पहले सुन तो ले। अब यही तो प्रॉब्लम होती है कि एक अगर हम एक नैरेटिव जहन में तैयार कर लें तो फिर हम उसी पे अपने सारे क्वेश्चन को रख रहे होते हैं। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम आता है, वो मैं हूँ या कोई और शख्स हो, तो उस इल्ज़ाम को उसने साबित करना होता है जाकर अदालतों में। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अदालतों में साबित करनी है उसको इल्ज़ाम तक रहने दिया जाए। अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर जो मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम है, उनके हवाले से भी आपकी यही राय है? देखें जी, अल्ताफ हुसैन साहब पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात हैं नहीं। अल्ताफ हुसैन साहब ने साबित कर दिया, उन्होंने नारा लगा दिया, उन्होंने अपने दिल की बात कह दी और उन्होंने बरमला कही, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कही है। तो ये इल्ज़ामात नहीं हुआ। अगर मैं किसी चीज़ को जो है वो कह रहा हूँ अपने मुंह से, तो वो इल्ज़ाम तो नहीं हुआ, वो तो मैं कह रहा हूँ, इसको इंडोर्स कर रहा हूँ बार बार कि ये बात ऐसे है, ये गलत काम मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। उन्होंने बार बार इस बात को कही है, तो ये फ़र्क है। और जहाँ तक ताल्लुक है इस सारी बातों का, आपने जो प्रॉब्लम ये है सर कि बहुत जो है ना, ज़्यादा ये तासुर अब लोगों को मिल रहा है कि एमक्यूएम को आप रिप्लेस करते नज़र तो आ रहे हैं एक तरह से, कि आप ऐसी जगहों पर जलसे कर रहे हैं जहाँ कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी तरह से वही जो इल्ज़ामात एमक्यूएम के हवाले से या उनसे मुंसलिक होते थे वो अब आपसे भी हो रहे हैं। जैसे कि कुछ बदला नहीं, बस उनके चेहरे बदल गए, जैसे कि आपकी तरफ से वही बातें आ रही हैं कि आपसे मुंसलिक किया जा रहा है इतनी बड़ी दहशत गर्दी के हवाले से किसी को।
जो कि इल्ज़ाम है इस स्टेज पे। मैं नहीं कह रहा कि मैं यकीन के साथ कोई कह सकता है, इल्ज़ाम है। डिफेंडिंग देम इन द सेम जेआईटी वे, वही जेआईटी वाली बातें जो आप एमक्यूएम की छतरी के नीचे किया करते थे, प्ले आउट हो रहा है जो आपके साथ है, वही एक ही बात लग रही है कि वही इल्ज़ाम गनहोने इल्ज़ाम और वही सफाइयाँ। जी फरमाइए। जी जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो अदालतें सजाते हैं मीडिया के ऊपर, हम ये बात भूल जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं है। आज जो आपने कही कि जी पहले आप ये बातें करते थे, आज ये बातें कर रहे हैं, आप वही लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वाज़े तौर पर मैं आज कहता हूँ कि बल्दिया के वाक़े में मुझ समेत, हम्माद सिद्दीकी समेत जो शख्स भी इन्वॉल्व है, अगर वो साबित होता है, उसको खुलेआम चौराहे पे लटका दिया जाए। वो हज़ारों लोगों का अगर कातिल साबित होता है, जो भी है, क्योंकि वो इंसान थे, मैं बिल्कुल इस बात से जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की हैदराबाद में ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जहन में भी आपके हवाले से सवाल था। जी फैसल साहब। देखिए ऐसा मसला ये है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आसिफ हसनैन साहब हमारे भी अच्छे दोस्तों में से, लेकिन कता कलामी माफ़ के देखिए, जब अल्ताफ़ हुसैन का क्रिमिनल माइंड सेट, क्रिमिनल तकरीरें, क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल बातें हुई, तो जो 30 साल में इदारे नहीं कर सके, अदालतें नहीं कर सकी, वो पहले इमरान खान साहब और सेकेंडली मैंने 9-0 जाकर उसकी तकरीर बंद कराई। और उस तकरीर बंद कराने में हमारा क्रेडिट है कि लोगों की जानें बच जाएँ। हम इस क्रिमिनल एक्टिविटी की और क्रिमिनल एक्शंस की मजम्मत करते और इस सियासत में बिलीव नहीं करते। तब कोई भी तुरम खान पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, समेत पीएसपी जो आज मरे हुए हाथी के ऊपर सियासत करने आई है, वो आज कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया। देखिए जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ जाफी साहब। देखिए मैं किसी का 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ, ना मैं किसी के बाप से डरता हूँ, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना किसी के बाप के कहने पर कोई काम करता हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। उसमें जितने भी लोग हेल्प करने के लिए पाकिस्तान के आते हैं, आप आएंगे, कोई और आएगा, उस हेल्प को फर्दर हेल्प में मैं विलिंग होता हूं हमेशा ओपनली कि मैं भी आपकी मदद करने को तैयार हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उधर अगर एक चीज को रॉन्ग कह रहे हैं तो इधर आप राइट कहें। हम्माद सिद्दीकी एक कातिल है, क्रिमिनल है, अननोन बात है। इसको जो डीआईजीज प्रोब कर रहे हैं वो कराची सिंध के टॉप मोस्ट ईमानदार पीएसपी अफसरान है। सही है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कातिल है, नहीं है। लेकिन हमारा सवाल, अगर सियासत के दायरे में हम रहते हुए आप बता दें, ये एक आदमी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, जो इनके पार्टी का मेंबर भी नहीं है, वो आपके ख्याल में क्यों डिफेंड कर रहे हैं उसे? देखिए, आई वांट टू नो। देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें आसिफ हसनैन भी हमारा दोस्त है, रजा हारून मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको बताऊं कि ये भी, इनमें अच्छे चेहरे जरूर हैं, इनमें अच्छे काम जिन्होंने किए वो भी एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से काम किए और वो अल्ताफ हुसैन की प्रोडक्ट थे। और अल्ताफ हुसैन का 30 साल तक रहे, बाप बना के रहे, उनके अकाउंट में पैसे पड़े, उनसे पैसे भी लेके एजुकेशन ली, और रॉ की मीटिंग में भी वो खुद भी मौजूद रहे। और बाद में मिस्टर जमीर आए या उनका जमीर जागा रात के वक्त, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जमीर के साथ तो आदमी पैदा होता है, जमीर के साथ, छोटा जमीर के साथ पैदा हो या बड़े जमीर के साथ पैदा हो, लेकिन जमीर मुस्तफा कमाल साहब रॉ की मीटिंग्स में मौजूद होते, ठीक है। तो उसके बाद इल्जाम लगाया, नहीं, वो खुद कह चुके हैं कि मैं उस मीटिंग में खुद मौजूद था जिसमें गवर्नर भी थे, सब कुछ थे, ठीक है। फिर उन्होंने फिर उन्होंने गवर्नर साहब की ड्यूअल नेशनैलिटी की बात 25 साल के बाद कौम को की। भाई, तो आप 25 साल तक क्यों खामोश बैठे हुए थे? आज आप मुल्क के ठेकेदार बन गए, ड्राई क्लीन हो गए, ईमानदार बनने की बातें करें। आप एडमिट करें, पहले तो आप सजा लें उन कामों की जो आपने उस 30 साल में किए। उसके बाद आसिफ हसनैन टाइप लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजा हारून लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लीडर बनने आए हैं, जो रातों रात उनकी हर चीज जागी है, उनसे मैं सवाल करता हूं कि 300 आदमियों के मरने के आदमी को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर उसमें इल्जाम भी है, अगर वो इल्जाम ही है, वो क्यों छुपा हुआ है, क्यों नहीं आ रहा वो पाकिस्तान के अंदर? और क्या बच्चे को बताऊंगा, ऐसे जाफी साहब ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो एमक्यूएम में छोड़ के इनकी पार्टी में आए, उसका भी इंतजाम हमने करना है और हम कैसे स्पेस देते हैं उस चीज की। बट ये देखें, 2-3 इल्जाम है, अब इनके आप जवाब दें। नंबर वन आप हमाद साहब को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? नंबर 2 कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि अल्ताफ हुसैन का बकौल फैसल वाडा साहब उन्होंने खाया है, तालीम ली है, उनके साथ कोऑपरेट किया है, रॉ की मीटिंग्स में बकौल फैसल वाडा साहब वो बैठे हैं, तो उन 30 साल का अजाला किस तरह से होगा? और ये जो सारी 30 साल से आप लोग भी एमक्यूएम के साथ थे, अब आपके ख्याल से पीएसपी ज्वाइन करने से आपके आप दूध के धुल गए हैं कि आप वो बातें हम भुला दें आपके हवाले से? इनका जवाब दें। एक मिनट आसिफ भाई, एक मिनट, आखिरी चीज मैं भूल जाऊंगा सर। कितने जब सर ये 1 महीने की पार्टी थी, आज तो 10-11 महीने की पार्टी होगी, 1 महीने की पार्टी थी,
इनकी तरफ से बहुत सारे बयान आते हैं हमाद सिद्दीकी को बुलाने के। मैं वाहिद आदमी था पाकिस्तान के अंदर जो ऑन एयर आया और कहा कि हमाद सिद्दीकी को किसी सूरत में आने देंगे, किसी के खिलाफ भी जाना पड़ा, अदालत में जाना पड़ा, हम खड़े होंगे। I just want to know why they're so interested। जी आसिफ साहब, हैदर साहब ने ये 2-3 सवाल उठाए फैसल वाउडा साहब ने, उनका जवाब दीजिएगा। थैंक यू। मेरे ख्याल से अगर मैं इन सवालों का जवाब देता हूं तो इसको तसल्ली से सुन लेना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए कि जब मैं कोई जवाब देने लगता हूं, जब मैं जवाब देने लगता हूं तो यकीनी तौर पर आप उसको इंटरप्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद आप अपने मकसद का जवाब सुनना चाहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ हमारा कोई मकसद नहीं है सिवाय जवाब देने के। सर जवाब आप कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। जी 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 जब हमने हैदराबाद में जलसा किया तो आपने देखा होगा कि उससे पहले यही सारा जो नैरेटिव था जिसके बारे में मुस्तफ़ा कमाल भाई ने खड़े होकर कहा कि उस कम्युनिटी को, उस कौम को जिसके हवाले से ये कहा जाता रहा कि जी ये वो लोग हैं जो कि उस MQM के पीछे या उस अल्ताफ़ हुसैन के पीछे लगे रहेंगे या महाजिर नाम पर ब्लैकमेल होते रहेंगे, खा वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते रहे या फिर करप्ट और दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहे या उनको तैयार करता रहे। लेकिन हैदराबाद के जलसे में इस सारी चीज़ों को क्लियरिफाई करके मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस बात को वादे कर दिया कि ये उर्दू बोलने वाले या महाजिर कौम जिसका मुकदमा लड़ा ये वो लोग नहीं हैं। और आपने देखा कि वो पूरा क्राउड जो 31 अक्टूबर से बड़े जलसे की सूरत में पूरा हैदराबाद उमड़ के आया, उसने इस बात को साबित किया, इस बात को इंडोर्स किया। वो बड़ी दिलचस्पी से इन सारी चीज़ों को सुन रहे थे, वो उसको अटैक कर रही थी सारी चीज़ें। और इससे कहीं ज्यादा जवाब नहीं है हमारे सवाल, ये सारी चीजें यही सारी नहीं सवाल, आपके सवाल का मैं जवाब यही दे रहा हूं कि जो इल्जामात लग रहे थे सिर्फ चंद लोगों पे नहीं तो उन लोगों पर, पूरी कौम पर इल्जामात नहीं होते। और अगर कहीं पर कोई इल्जाम होता है, जी जी जलसा न सिर्फ बड़ा था, लोग क्राउड एनर्जेटिक था। एक मसला है, हमारा सवाल ये नहीं था। क्राउड जवाब आपका अच्छा है लेकिन सवाल ये नहीं था। हम ऑलरेडी कह चुके हैं जलसा अच्छा था जी, कह चुके हैं हम ये। जी सवालों का जवाब दे देना आसिफ साहब। जी जी मैं आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूं कि आप इल्जामात की बात कर रहे हैं ना, वो इल्जाम मुझ पर हो या किसी और पर हो, आप इल्जामात की बुनियाद पर किसी का फेज नहीं खराब कर सकते, तो किसी के परसेप्शन को नहीं तैयार कर सकते। साबित तो कुछ नहीं हुआ, आप अपनी दिलचस्पी पे नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, यही तो सबसे बड़ा मसला है। यही तो बड़ा मसला है कि अगर कोई एंकर, अगर कोई तजिया निगार अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बैठकर यह कह दे कि जी अल्ताफ हुसैन का सबसे बड़ा मसला ये था, उसने सारी बातें मीडिया पे आपके कैमरे और मीडिया के जरिए कही हैं, उसने कहा है कि मैं इस मुल्क के खिलाफ हूं और उन्होंने कहा है कि वो मुल्क के खिलाफ थे, उसने बार-बार उसके बाद उन्होंने माजरत भी की है। आपने भी वही माजरत की है अवाम के साथ, ये कहते हुए हम गलत थे इसकी बात सुनते हुए, अब हम माजरत करते हैं और अब हम PSP ज्वाइन कर रहे हैं। आपने भी तो वही माजरत की है। आपको आप 2-3 दिन तक लापता थे, उसके बाद आपने भी यही माजरत करके PSP ज्वाइन की, मुझे याद है। बिल्कुल सुन ले बिल्कुल आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि मैंने उस बात को जो उस दिन कही गई उसके बाद PSP ज्वाइन की और MQM को छोड़ दिया। अगर गलत नहीं होती सर और MQM को छोड़ते हुए ये माजरत की कि मैं गलत था, लेकिन अल्ताफ हुसैन ने उस बात को उसको डिनाई नहीं किया। अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं आज भी कि मैं अपनी बात पर 30 साल साथ थे MQM के, तो उसमें और अल्ताफ हुसैन साहब हर सुबह अपोलोजाइज करते थे। सर वो रात में बैन लग गया था तो सुबह को हम वो आपको दिखा नहीं सके, उन्होंने फिर माजरत की थी। छोड़ दिया तो मेरे पास जी उन्होंने माजरत की थी अपनी, वो जो द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली जो उनकी तकरीर थी उसकी माजरत की थी उन्होंने, हमने चलाई नहीं क्योंकि हमें इजाजत नहीं है। हो सकता है उनकी माजरत मुखलिस हो ना हो, हमें नहीं पता, पर हमें क्या पता आपकी मुखलिस थी यानी उस 30 साल का क्या वही है सर, माजरत कर ली तो फिर इल्जाम ही रहा आपके बंदा। अच्छा ये फैसल साहब का जवाब दे दें, वो कह रहे हैं रॉ की मीटिंग आप लोगों ने अटेंड की है तो आप किस तरह माफी मांग रहे हैं? उन्होंने माजरत की, दूसरे दिन अमेरिका में फिर खिताब किया, उन्होंने माजरत की, तीसरे दिन उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका में खिताब किया। इसका मकसद वो माजरत नहीं थी। दूसरी अल्ताफ हुसैन ने बार-बार दूसरी बात ये कि देखें अगर कोई शख्स वहां बैठा था, अगर किसी ने गलती की थी, उसने कहा मैंने गलत किया
और गलत करने के बाद वो गलती नहीं दोहरा रहा, उसने छोड़ दिया। नहीं सर, अच्छा तो ये मैं करने वाले को पहले सजा होती है। 300 लोगों के कत्ल का इल्जाम एक आदमी पे लग जाए, करने के बजाय आप एप्रिशिएट करने के बजाय उसको एक आदमी पकड़ के लाया जाता है हु इज फेसिंग उसकी डिक्लेरेशन जो है उसको वेट थोड़ा सा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना जुर्म मानते हुए ये डिक्लेयर किया है। उसने ये नहीं कहा कि मेरा हाथ पकड़ के किसी ने कस्टडी में मैं तो कह रहा हूं अगर साबित होता है 164 में कहा है। मैं तो कह रहा हूं अगर साबित होता है, मैं तो कह रहा हूं अगर साबित होता है तो बिल्कुल लटकाएं। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल साबित होने पे ही चलना चाहिए। आप लोग इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? कल कोई आपके बारे में अगर ये कोई इल्जाम लगाए तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं सर मेरे बारे में अगर कोई कल इल्जाम लगाए और पूरी मुस्तफा कमाल की पार्टी टीवी पे आके मुझे बचाएगी तो मुझे आई विल बी क्वाइट क्यूरियस क्यों, मतलब बहुत अच्छा करेंगे आप अगर ये करेंगे। अगर गलत होंगे तो डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सही भी होगा तो आप डिफेंड करेंगे। मुझे उस नहज तक ना लाए कि मैं उसके अलावा बहुत सारे मुजरिमों के नाम ले लूं जो अभी आपकी पार्टी में मौजूद हैं। मैं डिफेंड आज भी नहीं कर रहा। उस नहज तक हम ना लाए, इस किस्से को एडमिट करने खामोश हो जाए। हम किसी सूरत में इस कातिल जिसके ऊपर 300 लोगों का जिम्मेदारी है कत्ल करने की, कातिल सर ये इल्जाम ही है सर, इल्जाम को आप नहीं, मेरी क्यूरियोसिटी डिफेंड नहीं न्यूज़वर्दी इस चीज में न्यूज़वर्दी सिर्फ एक चीज है कि ये बचा क्यों रहे, मतलब ये बोल क्यों रहे हैं। अगर एक आदमी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आदमी पे इल्जाम है, आप उस आदमी को इल्जाम पे पहले कटहरे के अंदर लाए, फिर आपके अपने कायद के ऊपर इल्जाम है। ठीक, फैसल साहब अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में आसिफ हसनैन साहब से और फैसल वावडा साहब से। जब आपका जोड़ था एमक्यूएम के साथ और इस तरह का जोड़ जो हम देखते थे, आप लोगों को ये रॉ का पता नहीं था या पता था और मीटिंग्स में जिस तरह ये कह रहे हैं साथ बैठते थे और आपने बस माजरत कर ली, आपकी माजरत जो है वो सही कबूलियत के वक्त पे हुई थी, बस फर्क ये। और जब जाफरी साहब हम 9-0 जाके स्पीचेस कर रहे थे तब इनका ज़मीर कहां था सबका? जी हसनैन साहब, आज देन ना सर, मुझे तो रा के हवाले से नहीं पता था, लेकिन जिस दिन ये नारा मुझे पता था कि मैं मुल्क दुश्मन नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। उस वक्त जब नारा लगा तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता था कि जी वो रा के मामला। मुस्तफा कमाल साहब ने वो उनकी आंखें अशबार भी हो गई थी इस बात को कहते हुए कि हम बैठे हुए थे और मैंने जब मुंह से सुना उन लोगों के कि ये किससे पैसे ले रहे हैं यार, तो हम ऐसा कैसे करेंगे, तो वो कोई 2007 का वाकया सुना रहे थे सर। और उन्होंने रहमान मलिक साहब भी, जी रहमान मलिक साहब भी उस मीटिंग, गवर्नर साहब भी थे। 22 तारीख को इंडोज हो गई ना ये बात, 22 तारीख को इंडोज हो गई ना ये बात, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन 22 को नारा लगाया, ये बात इंडोज हो गई, मैंने छोड़ दिया। इंडोर्स हुई 22 को तो इंडोज हो गई ना ये बात, मैं कह तो रहा हूं। आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने कुछ नहीं किया, आपकी शख्सियत पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मुस्तफा कमाल साहब एक बहुत इमोशनल मोमेंट पे उन्होंने आके कहा कि जब हमें ये पता चलता था, जब वो पार्टी के हाजिर रहनुमा थे कि हमारी पार्टी ने ये किया है, तो हम सोचते थे ऐसा कैसे हो सकता है। यही था ना सर, विद इन द पार्टी उन्हें पता चल गया था कि इस पार्टी पे ये इल्जाम लगा। बिल्कुल यही जुमला था और मुस्तफा कमाल भाई की बात इंडोज हो गई 22 तारीख को। तो जब ये बात इंडोज हो गई उनकी और सामने आ गई, तो मैं आजाद था डिसीजन करने में। किसी ने डिसीजन किया ना किया, मैं उन वाइड एमएनएस में था कि जिसने डिसीजन किया। मतलब क्या आपका? 24 एमएनएस थे, 24 एमएनएस में थे, वो सही कह रहे थे, 24 एमएनएस में तो मैं पहला था ना। आपको आप एप्रिशिएट करने के आसिफ साहब जब कह रहे हैं हम ये मानते हैं कि ये हुआ होगा, हमें इस वक्त काफी दिलचस्पी है ये मानने में कि हुआ होगा। जब हुआ था उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम में थे, उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग के बाद उनके दिल को बहुत दुख पहुंचा था। तो मुस्तफा कमाल इसका जवाब तो मुस्तफा कमाल भाई 2012 तक फिर रहे दुख के साथ दे भी रहे, इसका जवाब मुस्तफा कमाल देंगे। सर आप किसको रिप्रेजेंट करने बैठे हैं? फिर मैं उनकी जात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं तो भाई आपकी पार्टी के चेयरमैन पे मैं रॉ के साथ मुलविस होने का इल्जाम लगा रहा हूं, अगर तो उसका जवाब नहीं देंगे। भाई लीडर ने एडमिट किया है, तो यहाँ तक कह दिया मैं मीटिंगों में। वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन ने भी एडमिट किया था, इसलिए इल्जाम नहीं रहा। तो अब यहाँ हम क्या समझें इस पर? अजमेर मुस्तफा कमाल ने तो मीटिंग का रेफरेंस भी दिया रहमान मलिक की मीटिंग का,
और उन्होंने कहा मैं मौजूद बात था। इंडोर्स भी हो गई उससे ना। बड़ी खुद बात और बैठा क्या? था, सच में तो निकली बात नहीं बोला। बात सच में निकली बात उन्होंने तो सच बोला, उन्होंने तो कहा तो सर कि मैं वो था। जो और अप्रैल में कहा आप लोग आए थे उस मैं वक्त वहाँ कोई मौजूद था। चांद और सूरज की ऐसी अलाइनमेंट थी कि कबूलियत का वक्त था, वो व्हाट वाज इट जब आपने आके कौम से माजरत की? तो आपकी माजरत हम मान लें, वो जो बेचारे हर दफा आज भी फोन पे आने की कोशिश करते हैं माजरत करने के लिए, उनको हम टीवी पे नहीं ला सकते। मुझे आपको या किसी को अल्लाह ताला किसी वक्त हिदायत दे तो क्या मैं और आप यानी अल्लाह मियां आपको हिदायत दे रहा है। आसिफ साहब मुझे एक बात का जिक्र दे, जब हम 9-0 में जाके तकरीरें कर रहे थे, मैं जा रहा था तो आपने मेरे खिलाफ शो किया, मेरे दोस्त हैं आप, लेकिन उस टाइम पे आप मेरे खिलाफ आके बैठे। उस वक्त आपका जबीर का जो इंजेक्शन था रात को वो नहीं जागा। जब हमने एक आदमी को लिटा दिया, गिरा दिया, उसकी सियासत को ताला लगा दिया, उसकी तकरीर बंद करा दी, उसके बाद आप 2 साल बाद आए और आप आगे क्लेम करें कि हमारा ज़मीर जाग गया। 2007 को आपका लीडर मुस्तफा कमाल अपने मुंह से कहता है कि रॉ की मीटिंग में दुबई में बैठा है, जिसमें गवर्नर भी था, रहमान मलिक साहब भी थे। तो उसके बाद आप 2012 तक क्यों उस पार्टी में रहे, क्यों सेनेट की सीट ली? देखिए, हमसे वो सवाल ना करें जिस कहानी का हमें पता है। That's the question though. That's the question. जी आसिफ साहब, इसका जवाब फैसल साहब की बात। मैं इसका अगर मैं जी देखिए, फैसल साहब जो बात कर रहे हैं कि जी हमने एक्सपोज किया, हमने ये किया, भाई आपने जो कुछ भी किया, आपके लीडर ने जो बात की वो इस्लामाबाद में बैठ की आपको 13 लाख वोट दिया इस शहर में, आपने शहर को रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ऐसे इल्जामात इमरान खान के ऊपर बारहा लगते रहे और उनकी जात के ऊपर लगने वाले इल्जामात को भी आप लोग इसी तरह डिफेंड करते रहे। जहाँ तक आपको वेट कर रहे हैं, अगर आप जी मैं उनका जवाब तो दे रहा हूँ। जी आसिफ साहब बिल्कुल सही। मैं जवाब तो दे रहा हूँ कि एक 2007 से लेकर 2012 तक किया, अल्ताफ हुसैन से इसी शहर में रहकर इख्तिलाफ किया, इसी शहर में रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलहदा जमात बनाई, 9-0 की आवाज बंद कराने के लिए कैमरे पे मैंने इनिशिएटिव लिया था आसिफ साहब, मैं था कराची के अंदर। क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? इमरान खान साहब मेरा लीडर है, मैं कराची में गया था, आप लोगों ने मुझे धमकियां दी थी टेलीविजन के ऊपर, लेकिन मैंने बंद कराया था पाकिस्तानी कौम के लिए, जो 30 साल में ना कोई गवर्नमेंट कर सकी, ना कोई अदालत कर सकी और ना कोई एजेंसी कर सकी। मैं गया था उसके अंदर। आज मैं कैसे आपको वही मुजरिमाना काम करने दे दूंगा, या आपकी पार्टी में वो मुजरिम आ जाएगा तो मैं आपको सर पे बिठाऊंगा? नहीं करने दूंगा आसिफ साहब। मैंने आपसे वही मुखालफत मुस्तफा कमाल की पार्टी से 1 महीने की, जब मुस्तफा कमाल की पार्टी थी पीएसपी, तब भी किया था 10 महीने पहले कि इस हमाद सिद्दीकी को ऐसे जितने मुजरिम आपकी पार्टी में उनको हम नहीं छोड़ेंगे। आसिफ साहब आपका बड़ा मसला ये है कि आप जलसा समझ के तकरीर शुरू कर देते हैं। आप जलसा नहीं है ना, ये तकरीर थोड़ी करें, आप जलसा नहीं है ना, आप किसी की बात निकल गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसका फैसला तो कौम करेगी ना। अगर हैदराबाद के जलसे में कौम मुस्तफा कमाल के जवाब ये चाहिए कि आपकी पार्टी के सरबराह 2007 से लेकर 2012 तक उसी पार्टी में क्या क्यों रहा? अगर कौम ने रद्द कर दिया बल्दियाती इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में पीटीआई को रद्द कर दिया, आपके लीडर को रद्द कर दिया और हैदराबाद के जलसे में मुस्तफा कमाल के साथ 2007 से तो फिर कौन फैसला करेगी ना? आप कौन होते फैसला करने वाले? आप क्यों अदालत से सजाते हैं? फैसला ना करें ना, फैसला करने का एक आखिरी बार की कोशिश है। फैसला करेगी। 2007 से लेकर 2012 तक मुस्तफा कमाल साहब के जहन में जब ये बात आ गई थी कि रॉ से पैसे मिल रहे हैं और ये बात उनकी क्या इंडोर्स हो गई अगस्त के अंदर, बात भी सच्ची निकली, तो 2007 से 12 तक वो पार्टी में क्या कर रहे हैं? बस इसका जवाब देखिए जी, एक बात बड़ी अहम है कि जी मुस्तफा कमाल ने सारी बातें सच्चाई के साथ बताई हैं और इसमें कोई बात छुपाई नहीं। आप लोगों को भी जब पता चली, जब मुस्तफा कमाल ने बताई कि जी मैंने इस मीटिंग में शामिल था और ये चीजें हुई, आज आपके सवालात उन्हीं बुनियादों पर है ना, इससे हटकर तो नहीं है। अगर मुस्तफा कमाल ये बातें नहीं करते तो आपके सवालात नहीं होते। अब मुस्तफा कमाल ने अपने सारी बातें करके ये कहा कि देखें जी मैं रद्द करता हूं अल्ताफ हुसैन को, मैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोलता हूं, खड़े होता हूं, अगर उसने ललकारा तो आज आप कहेंगे कोई जरूरत नहीं थी, खामखाई में कह दिया उसने सब कुछ, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बेशतर चैनल, बेशतर एंकर तो 5 साल में भी कुछ नहीं कह पा रहे थे।
आपके बेशतर एंकर तो और चैनल तो अभी आप जवाब क्या दे रहे हैं कि मुस्तफा कमाल ने खुद का इसी आजम सवाल पूछा। अगर मुस्तफा कमाल ने ये बातें कही हैं तो आज आप ये सवाल कर रहे हैं ना। अगर मुस्तफा कमाल ये बातें नहीं करता तो आज आपके सवाल थोड़ी होते। राग तो अलाप रहे थे, तारीफें तो कर रहे थे, तारीफें तो आप हम तारीफ करते हैं उनकी इस बात की। आज मुस्तफा कमाल ने बताया तो ये सवाल कर रहे हैं ना, और जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब मुस्तफा कमाल ने दिया कि मैंने इख्तिलाफ किया है, मैं इख्तिलाफ करूंगा, मैंने एक्सपोज किया है, मैं वो आदमी हूं कि जिसको अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं और मैंने एक्सपोज किया, मुस्तफा कमाल ने एक्सपोज किया है। वेल डन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब। व्यूअर्स, एक ब्रेक के बाद फैसल बावड़ा साहब हमारे साथी होंगे, शाला रज़ा साहब ज्वाइन करेंगे और हम पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साहब की वापस आमद मुल्क के अंदर 18 महीने की जिलावतनी के बाद उसके ऊपर बात करेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन और पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है कराची की सियासत, सिंध की सियासत और मुल्क की सियासत पे। अभी तक हमने PSP और MQM पाकिस्तान और PTI के हवाले से बात की थी। अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। हमें ज्वाइन कर रही हैं डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की शाला रज़ा साहिबा। शाला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सदर पाकिस्तान साबिक वापस आ चुके हैं, ये टाइम उन्होंने वापस आने का क्यों चुना? क्योंकि तासुर यही मिलता है कि राहिल शरीफ साहब अभी जैसे गए थे और जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए माहौल कुछ बदला, IG को भी फोर्स ट्रांसफ़र की बातें हुई, तब्दीलियां जो हैं वो आ रही थी, DGI चेंज और DG रेंजर्स भी चेंज हुए और आसिफ अली जरदारी वापस आए। उनके वापस आने पे उनको खुशामदीद कहा गया, कोई चंद रेड्स करके, जो शायद एक तासुर फिर ये क्रिएट हुआ कि सब कुछ बदला नहीं है। ये टाइमिंग आप आसिफ साहब के वापसी की किस तरह देखती हैं? ऐसा नहीं है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियात जो आपने जिनका नाम लिया, ये सब रूटीन का उनका जाना था और सब रूटीन में चले गए। अब आसिफ साहब की वापसी जो थी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर में और सितंबर के बाद ये भी हमें बताया गया कि अक्टूबर में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर नवंबर का फर्स्ट वीक भी हुआ, लेकिन जो डेट बहरहाल होनी थी जिसको आना था वो आ गए इस डेट पर। अब जाहिर है कि चैनल्स भी इतने सारे हैं, करंट अफेयर्स, तो अब क्यों सितंबर के बजाय अब क्यों? और उस पे तो ये बातें होती थी कि ये आएंगे ही नहीं और अब आ ही नहीं सकते, लेकिन आ गए हैं। और अब हमने कहते हमसे ज़्यादा जो एक साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब उन पे तो कोई मुकदमा भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो जब चाहे आ सकते हैं। तो मैं नहीं समझती कि इसको मुख्तलिफ पैराए में देखें, लेकिन ये है कि जब डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त दी उनके तो वो आगे हैं। आप पीपल्स पार्टी को मुल्क की अपोजिशन, प्रीमियर अपोजिशन देखने को तैयार हैं? क्योंकि अगर 27 को आप वेट कर रहे हैं उनके अपोजिशन के लाए अमल का, 4 जो नुकात हैं उनके वो आपके 130 नुकात से बहुत बेहतर है, बहुत क्लियर है, बहुत कम वो मतलब बहुत क्लियर है। और पार्लियामेंट्री एक फॉरेन मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू पैनामा की इंक्वायरी हो, जब उसके ये सब उसके बाद हो रहा है, जब आपका वाला जो आपने प्ले किया था वो फेल हो गया। और उसके अलावा इट्स क्वाइट क्लियर ही वांट्स पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, एंड आप भी अगर उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या अब हम मान लें कि वी आर बैक टू द 2 पार्टी सिस्टम? देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये कि हमने स्टेटस को के खिलाफ आवाज़ उठाई, पनामा के खिलाफ हमने उठाई आवाज़, इमरान खान साहब ने उठाई, करप्शन के ऊपर आवाज़ हमने उठाई, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर आवाज़ हमने उठाई, एक्सपेडाइट हमने किया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे बढ़े, सबने कहा, सबके स्लोगन से सबके नारे थे, लेकिन हमने काम किया। MQM की बारी आई, हम आगे गए मैदान के अंदर, हमने हर चीज़ अचीव करके दी। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन बने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इम्कानात में से हैं कि हम सारे मुत्तहदा होकर करें। उसका रीज़न की वजह साहब, उसका रीज़न ये कि पार्लियामेंट को आपने कहा सुप्रीम है, हम नहीं मान लिया, हमें नवाज शरीफ से आपके ऊपर रिजर्वेशन थी लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर नहीं थी। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट में झूठ बोलने वाला आदमी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो पकड़ा भी गया उसका झूठ भी बोला, जिसको उसने सियासी बात कह दी है। साहिब आप ये कहेंगी कि वी ट्राइड इट योर वे,
नाउ ट्राई इट आवर वे, क्योंकि आपका तरीका कामयाब नहीं हुआ। अब आप पार्लियामान के थ्रू इनके 4 नुकात के थ्रू ही हल निकालने की, अगर ये लेट देम टेक द लीड, क्योंकि आपने तो लीड ली इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लीडर ऑफ अपोजिशन पीपीपी के थे और आप फेल हुए। हैदर साहब देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये है कि लीड वो ले, मैं लूँ, आप लें, कोई भी ले, हमारा मकसद है एहतसाब का अमल पे उनको लेके आना, और उस एहतसाब के तहत हम चाहते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ साथ पैरेलल इमरान खान साहब का भी हो, पैरेलल जरदारी साहब का भी हो। शैला रज़ा साहिबा, ये आपकी पार्टी के अंदर क्या ये सच है कि आपकी पार्टी में 2 क्लियर पोल्स हैं? एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो बुनियादी तौर पे पॉलिसी की एक अलग नज़रिया रखते हैं, और एक उनके वालिद साहब हैं जो बुनियादी तौर पे पॉलिसी और हुकूमत साजी और हुकूमत करने के हवाले से एक अलग नज़रिया रखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं तो फिर बिलावल भुट्टो ही चेयरमैन है, और ये अलग बात है कि पार्टी में जो है बाहिमी रज़ामंदी और अफ़हाम व तफ़हीम तो नहीं कह सकते, मशवरे से जो है वो उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन डिसीजन फिर फाइनली वो चेयरमैन के हाथ में भी होता है। आपके अपने कमिश्नर जो है कहते हैं ये गलत है, इनको निकाल दो, तो आप कमिश्नर साहब को निकाल देते हैं। आपके पास भी सेंट्रलाइज पावर है, अनइलेक्टेड लोग हैं, बहुत ताकतवर है। देखिए जी, मुझे नहीं पता आप किस बैकग्राउंड में ये बात कर रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो टीवी पे चीज़ें अपेयर हो रही होती है वो एक्चुअली ऑन टेबल रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होती। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मेरी पार्टी की नहीं है, हर बार जिक्र होता है, मैं सबसे बड़ा अफेक्टी हूँ, मेरे से ज़्यादती की है, राव अनवार साहब हैं कराची के SSP मलीर, लेकिन ज़ाती उन्होंने मेरे साथ की, फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे की, चीफ मिनिस्टर के, आई डोंट नो, लेकिन जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे की, बेल देने का मुझे रोकी रखा। लेकिन अगर आज उनकी कंट्रोवर्सी बन रही है कि उनकी वजह से फलाना चला गया और ढिमाका चला गया, तो मैं कहूँगा रॉन्ग है कि वो आदमी है दिलेर आदमी है, तगड़ा आदमी, उससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के टेररिस्ट पकड़े भी हैं, मारे भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिलिटेंट विंग की कमर तोड़ने में उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि रियलिटी ये है कि वो दिलेर आदमी है, सॉलिड काम करता है, उसने डिलीवर किया है। वैसे 10 आदमी अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो पाकिस्तान की क्राइम की रेट बहुत तेज़ी गिरेगी। लेकिन एक रियलिटी ये है कि मैं बायस हो सकता था कि उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, ठीक है, तो मैं कह सकता था कि नहीं आदमी बेकार है, 2 नंबर है और दिलेर नहीं सब कुछ है। तो हमारा ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि हम एक चीज़ को देखते किसी और ज़ाविये में और होता कुछ है। तो आपने जो मिसाल दी मेरी पार्टी में कमिश्नर की, वो बिल्कुल ऐसा नज़र तो आया है, लेकिन अगर आप किसी डेप्थ में जाएंगे तो आपको कमिश्नर जिसको हमने हटाया उसकी डिटेलिंग मिलेगी। मे बी हमने टेलीविजन पर नहीं डिस्क्लोज की, लेकिन हमने डिसीजन मेरिट पे लिया और ठीक लिया है बिल्कुल। और मैंने उसकी मिसाल आपको राव के हिसाब से दी, राव अनवार के हिसाब से, कि कई दफ़ा आपके बहुत सारे रीजनिंग होती है। मैं आपसे वजी साहब को हटाना या मैं किसी की बात, वजी साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था सर, आप लोग सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करते हैं, पीपल्स पार्टी सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट करती है, और PML नून एक डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर आप दुनिया के सबसे महान लोग उस ख़ानदान में पैदा हुए थे वो वफाक चलाते हैं। एक डाइनिंग टेबल है, उस पर दुनिया के दूसरे सबसे महान लोग पैदा हुए थे वो सिंध चलाते हैं। और आप लोग हैं उसके ऊपर एक ख़ानदान नहीं है, लेकिन दोस्त ज़रूर हैं बहुत सारे, वो बाकी सब कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। हम लोग लोकल गवर्नमेंट ना समझें आप, लेकिन एक्चुअल पावर टू द पीपल में कोई यकीन नहीं रखते ज़्यादा। देखिए सर, मैं आपके साथ ज़्यादा डिबेट इस चीज़ के ऊपर नहीं करूँगा। कुछ जगहों पे आपकी बात बिल्कुल ठीक भी है, कुछ जगहों पे इसलिए नहीं ठीक है, जैसे मैं सिंध में हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इंटरफेरेंस मेरी लीडरशिप की सिंध की हद तक या कराची की हद तक नहीं है। पाकिस्तान की हद तक यस बिल्कुल पॉलिसीज चेंज होती हैं, पॉलिसीज़ को हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन सिंध की हद तक जो भी डिसीजन लेने, कराची की हद तक जो भी डिसीजन लेने, फैसले लेने, उस पर हमारी विद इन प्रोविंस तो बातें डिबेट हो सकती है, लेकिन लीडरशिप उसमें डायरेक्टली सेंट्रलाइज कमांड हमें नहीं वो करती कि इंडिकेट या एक्शन ये लो या ये नहीं लो, इधर से विड्रॉ हो जाओ। तो मेरा नहीं ख्याल, आपकी बात पार्शली तो मैं एग्री कर सकता हूँ अपनी पार्टी के लिए, कंप्लीटली नहीं एग्री करूँ। सही है। आखिरी एक सवाल है जी, बिल्कुल आगे वाले अभी इस टाइम में 1 2 3 आप स्टेप्स बता दें जो आप लेंगी जिससे कि अपोजिशन फिर से फाल नज़र आएगी। अभी तितर बितर नज़र आ रही है, आप और PTI सेम पेज पर नहीं है, PTI अपने मकासद में कामयाब होती नहीं नज़र आ रही। आप लोगों पे एक सेमी ऑपरेशन सा जैसे चल रहा था, अब जरदारी साहब वापस आए, किस तरह 1 2 3 क्या स्टेप्स आप लेंगी कि फाल नज़र आए फिर से अपोजिशन? देखिए, पहला जो है ना, एक हमारा अपना होमवर्क था जिसका स्टार्ट हो चुका है कि हमारी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, वो ग्राउंड लेवल तक अपने काम कर रही हैं। ऑर्गेनाइज करेंगी, नंबर 1। नंबर 2 आप जी, नंबर 1, ताकि जब हम किसी जगह जाते हैं तो जहां हमारे लोग हों वहाँ दूसरे भी हों। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो है, 2 बातें हमने रखी हैं कि एक तो टेररिज्म
को लिए अकाउंटेबिलिटी जो है कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन की जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है एहतसाब बिल, CPAC, और उसके बाद हम चाहते हैं कि वज़ीर पार्लियामान में आपका एक फाल किरदार नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध, फैसल वाउडा साहब सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मीडिया सेल को भी हेड कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, और आसिफ हसनैन साहब जिन्होंने PSP की तरफ से ज्वाइन किया था, उनका भी शुक्रिया। आप अगर कुछ इस शो के हवाले से कहना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे फेसबुक पेज पर आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते की शाम 7:05 पर फिर मिलेंगे।